जय माता के मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। आजकल एक फिल्म तहलका मचा रखा है, द कश्मीर फाइल्स। तो मैंने अभी तक तो इस फिल्म को नहीं देखा है, मगर हाँ, मेरे सारे दोस्त लगभग गोरखपुर में सब देख चुके हैं। यहाँ के भी लोग कुछ देख चुके हैं, इलाहाबाद में कुछ एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे को फोन किया था कि सजल गजब की ये फिल्म है, इसको जरूर देखिएगा। मगर मैं इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा, इसलिए कि मैं कहीं फेसबुक पे देखा था कि एक जेंटलमैन फिल्म देख करके बाहर निकल रहे हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि इस फिल्म को हर भारतवासियों को देखना चाहिए, उनके अंदर जो सेकुलर का कीड़ा है ना, वो मर जाएगा। तो मैंने सोचा, अरे यार, अगर मैं इस फिल्म को देखा तो मेरे अंदर जो सेकुलरता की कीड़ा है वो मर जाएगा, तो फिर हम जिएंगे कैसे। और सेकुलरता का कीड़ा अगर मर जाएगा तो भारत कैसे जिएगा। भारत तो सेकुलर के कीड़ों का देश है और इसके बिना कैसे भारत जी जाएगा। इसलिए हमने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है, मगर आइए इस फिल्म की समीक्षा करते हैं। मेरे तजुर्बे से किसी भी फिल्म का 6 पहलू हैं, इस फिल्म का भी 6 पहलू है। तो हम सब बैठ करके इस फिल्म के 6 पहलुओं पर बात करेंगे आपसे आज। पहला है कि फिल्म का प्रोड्यूसर, और जहां तक मुझे पता है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं बिरादर अभिषेक अग्रवाल साहब। चूंकि वे जाति से बनिया हैं, तो बनिया का पेशा होता है। बनिया नाफा और नुकसान के तराजू पर अपने ईमान को तौलता है और जहां फायदा होता है वहां पे अपना बिजनेस बेचारा करता है। तो मैं उनको क्लीन चिट दे रहा हूं, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बनिया है, अपना बिजनेस करने आए हैं। उन्होंने उनका फिल्म में पैसा लगा और जितना पैसा लगा उससे दूना तीना चौगुना भी आ गया होगा, और मेरी इसके लिए शुभकामनाएं। दूसरा पहलू है इस फिल्म का डायरेक्टर और अर्थात निर्देशक। तो सबसे पहले इस फिल्म के निर्देशक रंजन साहब, आपको मैं बधाई दे दूं। मेरे मित्रों ने देखा इस फिल्म को, और जैसे कि मेरे मित्र अच्छे अच्छे मित्र हैं, उसमें से कईयों तो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि लाजवाब फिल्म है सजल, इसे देखनी चाहिए। और निसंदेह एक ऐसा फिल्म है जो देखने के बाद शायद सुना है ऐसा कि रुआं कांप जा रहा है। वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ है, भयानक तरह से दिखाया गया है इसमें, और शायद अंत तक बांधे रखता है। इस दृष्टि से आपको कोटि कोटि बधाई, साधुवाद। आप पहले स्वीकार कर लीजिए डायरेक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाना चाहिए, किंतु फिल्म को फिल्म की ही तरह देखना चाहिए, जैसे कि मैं देखता हूँ। मैं आज भी बुढ़ापे में भी हर रोज एक फिल्म देखता हूँ, और शायद यही कारण रहा होगा, हॉल में नहीं जा पाता, तो अपने घर में थिएटर का व्यवस्था। पर क्षमा करेंगे डायरेक्टर साहब, फिल्म तो अच्छी बनी, और मगर जैसे कि मेरे मित्रों ने बताया, और मैंने खूब मित्रों से टटोल टटोल कर पूछा, अवसर है, उन्होंने मुझे बताया, फिल्म के एक एक पहलू पे बताया कि गजब का रोल और गजब का निर्देशन अग्निहोत्री साहब का है। पर सत्यता के तथ्यों पर यह खरा नहीं उतरता। यह फिल्म एक पक्षीय दिखाया गया है। तब मुझे आपके नियत पर शक हुआ। मैं सोच रहा हूं कि आपको इस तरह की फिल्म बनाने के पीछे मकसद क्या रहा होगा। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका 2 ही मकसद रहा होगा। एक, पब्लिसिटी पाना, और दूसरा, पैसे कमाना। और निसंदेह पब्लिसिटी तो आपको मिल ही गया, और पैसे भी आपको मिल ही गए होंगे, 4 गुना 10 गुना मिल गए होंगे। सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि कुछ ऐसे विषय छेड़ दो, देश में आग लगा दे, और उसमें आपको निपुणता हासिल है। जहां तक मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी जीवन की ये बात बता रहा हूं, कि एक मशहूर चित्रकार हुए मकबूल फिदा हुसैन, वे एक बार हम हिंदुओं के देवी देवताओं का अश्लील चित्र बनाया और प्रदर्शित किया, तो दिल खोल गया था। और हम सब रोड पर, उस समय गोरखपुर में रोड पर थे, आंदोलन कर रहे थे उस चित्रकार के विरुद्ध। और मैं अगर कहीं गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि शायद आप रंजन साहब, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर आप केस भी दर्ज करें, कि शायद
मकबूल फिदा हुसैन के सपोर्ट में आप भी खड़े थे उस वक्त, याद है आपको? जब हमारे देवी देवताओं का अश्लील चित्र मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था, उसके सपोर्ट में हम लोग विरोध में खड़े थे रोड पर, और आप उसके सपोर्ट में खड़े थे। हमने पेपर मीडिया के माध्यम से जाना। शायद आप वही रंजन अग्निहोत्री साहब हैं, दूसरा तो हो नहीं सकते। अब दाढ़ी उड़ी बढ़ गया है तो ये अलग बात है, मगर आपका उस समय का स्टेटमेंट था कि कलाकारों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि कलाकारों की स्वतंत्रता कितनी मिलनी चाहिए, उसका कोई मापदंड हो या ना हो। हम भी कलाकार हैं। एक दृष्टि से ये भी सोचे कि हर कलाकारों को, हर फिल्मकारों को, साहित्यकारों को इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी बात वो रखे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी एक मापदंड होना चाहिए, एक अंतिम छोर होनी चाहिए कि बस उसके बाद नहीं। और वो अंतिम छोर है राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि। जिस लेखनी से, जिस वक्तव्य से, जिस फिल्म से, जिस संगीत से राष्ट्र के हित को क्षति पहुंचती हो, मेरा ख्याल है कि उस तरह का संगीत, फिल्म, लेखनी नहीं होनी चाहिए। मगर माफ करिएगा, आप इसमें कहीं भी खड़े नहीं उतरते अग्निहोत्री साहब, कहीं भी खड़े नहीं उतरते। आपका मैंने ट्वीट देखा, आपने जो द्रौपदी के बारे में, मेरी सीता मैया के बारे में कहा है, आपने जो ट्वीट किया है, पिछला ट्वीट, वो मुझे तो लगता है कि कोई पापी ही करेगा। आप जो हिंदू होने का ये ढोंग लचा रखे हैं, ये फोटो देख करके मुझे लगा, ये देखिए, आप कहां तक अपने अंदर से हिंदू हैं, कितने हिंदू सम्राट हैं आप, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। अब इस फिल्म के पीछे आपका क्या मकसद है, आपकी क्या नियत है, मुझे तो आपकी नियत पर ही शक है। खैर, आपका क्या नियत है ये ईश्वर जाने, मगर एक बात तय है कि ईश्वर से भी आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिस तरह से आपने एक पक्षी उसमें दिखाया है, आप इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है इस नौजवानों को जो इस तरह से आप बरगला रहे हैं, ये इस तरह का जो स्वीट पॉइजन, मीठा जहर जो आप बांट रहे हैं ना, आपका क्या मकसद है? मकसद क्या है आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति, खुल के कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि अपरोक्ष तौर पर आप किसी राजनीतिक पार्टी को मदद पहुंचाना चाहते हो? ऐसा भी हो सकता है। बहुत से एक्टर और अभिनेता और अभिनेत्रियां इस मैदान में उतरी हुई हैं। आप डायरेक्टर हो, आप भी उतर गए। मैंने ये भी फिल्म देखा था, ये शिकारा। इस फिल्म में तो एक पक्षी नहीं दिखाया गया है। हाँ, आप एक फिल्मकार के नाते अगर इस मैदान में नहीं कूदते, जैसे मिठुन चक्रवर्ती साहब हैं, इस फिल्म में काम किया, कहाँ इस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं जो आप, हो सकता है फिल्म को हिट कराने के लिए आप बहुत से ऐसे वक्तव्य आपने दे दिया। तो अगर आपका वक्तव्य, ये सारे वक्तव्य जितने आपने सोशल मीडिया पे बोल रखा, अगर ये फिल्म को हिट कराने के लिए है तो सब कोई करता है, आपको भी मुबारक। मगर आपका अगर नियत दूसरा है, अपरोक्ष तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना, तो यहां आप रॉन्ग है, गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी फिल्मकार को, किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कलाकार को। उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और जो राष्ट्र को तोड़ता हो जो बात, जो संदेश, वो तो कतई नहीं होनी चाहिए। मैं इसका सपोर्ट मर के भी नहीं कर सकता। खैर, साधुवाद आपको। अब तीसरा है सेंसर बोर्ड, सरकारी सेंसर बोर्ड। और यह भी तय है कि सेंसर बोर्ड सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही होता है, तो आप कितने निष्पक्ष हो सकते हैं, ये सोचा और समझा जा सकता है। खैर, एक फिल्म आया था शुद्रा द राइजिंग। वो फिल्म मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना मैंने भयानक फिल्म, इतना देखने के बाद रोआ गनगना जाता है, मानी रोम रोम खड़ा हो जाता है, ऐसा फिल्म शुद्रा द राइजिंग। उस फिल्म को सेंसर बोर्ड आपने थिएटर में नहीं आने दिया था, पता है? जबकि वो ऐतिहासिक फिल्म है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया इतिहास से, मगर आपने उसे थिएटर पे आने नहीं दिया था। मैं उसे ऑनलाइन देखा था, बेचारों को ऑनलाइन प्रदर्शित करना पड़ा था।
मैंने देखा था और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुद्रा द राइजिंग फिल्म ऐसी है जो देखने के बाद कलेजा मुंह को ना आ जाए तो फिर कहिएगा। जैसे मेरे मित्रों ने बताया कि कश्मीर फाइल बड़ी गजब की फिल्म है, तो वो भी आप मैंने नहीं कहते हमारे भोजपुरी में कि 19-20 का फर्क नहीं महसूस कर पाएंगे, वो भी गजब की फिल्म है, आप उसे भी देखिए। कभी दर्शकों से अनुरोध है कि उसे भी फिल्म को आप देखिए, द राइजिंग। मगर सेंसर बोर्ड साहब आपने उसे तो थिएटर पे नहीं आने दिया, उस पर आपने रोक लगा दिया कि उससे समाज टूटेगा। इसके समय में आपका क्या ख्याल है, इसके ये प्रदर्शित कैसे हो गया? एक पक्षीय बात जबकि दिखाई गई है, कश्मीर का सारे मुसलमान गलत हो, ये तो कतई नहीं हो सकता। मुसलमान कश्मीर के सारे मुसलमान गलत हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रह करके ये सोचा और समझा जा सकता है, आपका भी कोई दोष नहीं है। धन्यवाद, हृदय से साधुवाद आपको भी। अब चौथी पहलू है अभिनेता। इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार, मेरे ख्याल से 2 कलाकार इसमें महत्वपूर्ण हैं, एक मिथुन चक्रवर्ती साहब और एक अनुपम खेर साहब। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब को मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी अच्छाई यहीं से आप समझ लीजिए कि इस फिल्म में काम किया उन्होंने, पैसे लिए, अब अपने घर वो अपने काम में दूसरे काम में व्यस्त हो गए। मगर दूसरा जो एक्टर है महानुभाव अनुपम खेर साहब, जो अमेरिकन सिटीजन है, बुरा मत मानिएगा, उनके अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। महोदय आप तो आग लगा करके अमेरिका चले जाओगे, यहां के लोग भुगतेंगे उसका क्या? हाँ, इस बात पे मैं आपका तारीफ करना चाहूंगा कि आप एक कश्मीरी पंडित रह चुके अपने जीवन में, तो आपने पात्र को जिया है, न्याय किया है आपने अपने अभिनय के साथ। जैसे मेरे मित्र बता रहे थे, मैंने तो इस फिल्म को देखा ही नहीं है, मगर मेरे मित्र बहुत पारखी नजर रखते हैं फिल्मों पर। आप न्याय किए हैं इस फिल्म में और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं आपको। मगर साधुवाद दोबारा दूं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी मैडम, आपकी पत्नी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है, जिसका सरकार है आजकल। क्या आपने कभी अपनी पत्नी से पूछा कि मैडम, आपके सरकार ने वादा किया था कश्मीर में स्मार्ट सिटी बनाने को, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए, बना? पूछा कभी आपने? नहीं, आपने कभी पूछा कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए, उसके दोबारा वापसी के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आपने कभी पूछा कि मैडम की सरकार ने क्या किया? अगर नहीं पूछा तो माफ करिएगा, मेरे तरफ से दोबारा साधुवाद आपको नहीं मिलने वाला है। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है आपको, आप तो आग लगा के यहां से निकल जाओगे, हमारा क्या, हम भारतवासियों का क्या होगा? सोचा है कभी आपने? हाँ, एक बार मैं अपने छात्र जीवन की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में एनसीसी का बेस्ट कैडेट रह चुका हूं और मैं एक बार आरडी कैंप करने के लिए दिल्ली गया था। तो वहां हर राज्य से अलग अलग कैडेट्स आते हैं, तो कश्मीर के भी बच्चे आए थे, तो हम लोग उनसे मिला तो परिचय प्राप्त किया। तो उनमें से एक मुस्लिम कैडेट्स था, वो परिचय दिया कि मैं कश्मीरी मुसलमान और ये मलमासी कश्मीरी पंडित है। तो मैंने पूछा मलमासी, ये मलमासी क्या होता है? तो उस कश्मीरी मुसलमान के माध्यम से मैं जाना कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को 3 रूप से जाना जाता है, एक बनमासी, एक मलमासी और एक बुहीर। बनमासी उसको कहते हैं कि जो गए अत्याचार के डर से, जो जुल्म के डर से वो गए और फिर दंगा फसाद समाप्त हुए तो फिर आकर बस गए, फिर दंगा शुरू हुआ, फिर गए, भग गए, फिर आकर के बस गए, ये आने जाने का क्रम लगा रहा। उसको बनमासी कहते हैं, कश्मीरी पंडित, बनमासी कश्मीरी पंडित। एक होता है मलमासी, जैसा कि वो मेरा आरडी कैंप का वो जो कश्मीरी पंडित जो कैडेट्स था, यानी वो दंगा फसाद हुआ, अत्याचार हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का तो हुआ कि तो वो डट कर सामना किया, अपनी जन्मभूमि छोड़कर नहीं गया, उसे कहते हैं मलमासी कश्मीरी पंडित। और एक तीसरा होता है बुहीर, जो
कश्मीरी मुसलमानों के अत्याचारों से डर करके भाग गया, फिर वापस नहीं आया, भाग गया। क्षमा करेंगे मिस्टर अनुपम खेर साहब, उन्हीं में से आप हो। आप बुहिर कश्मीरी पंडित हो। आप राजनीतिक फायदे के लिए इस देश में आग लगा रहे हो। आप माफ करिएगा, आप कभी भी बधाई के पात्र नहीं हो सकते मेरे लिए। आप अभिनेता हो, निष्पक्ष होते, राष्ट्र की बातें करते। आप भी स्वार्थ से ग्रसित हो गए। कलाकार के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राजनीति नहीं। अब पांचवी पहलू है फिल्म के सपोर्टर, जो आए दिन सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, मैं फिल्म देखने गया, मैं रोने लगा, मेरी कलेजा फट गई, कश्मीरी मुसलमानों ने इतना अत्याचार किया कश्मीरी पंडितों पर। मुझे भी लगा तुम तो गांधीवादी लोग हैं। वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने से हो। तो पीर को दूसरे की पीर समझते हैं ना, तो गांधी। मुझे भी पीड़ा है। हमारे बाबूजी थोड़ा सा कड़क स्वभाव के थे। मुझे याद है कि मैं कलकत्ता असम में रहता था, तो वहाँ आसामियों के क्रूरता से हम लोग छोड़ छाड़ करके रातों रात घर परिवार सब छोड़ छाड़ के हम बिहार आ गए थे। ये 77-78 की बात है। तो क्या मैं पूरे आसामियों को गाली देना शुरू कर दें? पूरे आसामियों को गाली देने? पीड़ा तो हम भी उसी तरह का, जिस तरह के कश्मीरों पंडितों ने भोगा, हमने भी भोगा है। करोड़ों की संपत्ति हमारी वहां छोड़ छाड़ के हम लोग भाग आए। ये मेरी इतिहास रही है, मेरे परिचितों से पूछिएगा। और न हो तो उदलाबाड़ी शहर में जाकर देखिएगा, कालीबाड़ी रोड में बीचों बीच में मेरे जमीन पे बड़ा सा बिल्डिंग बन रखा है। रातों रात आसामियों के डर से हम लोगों ने छोड़कर भाग आया। तो क्या मैं आसामियों को गाली देना शुरू कर दें, नफरत करना शुरू कर दें? दरअसल जो भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं ना, निसंदेह मैं उन लोगों की तरह नहीं जो देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटे और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटे। निसंदेह आपके एक एक आंसू आपका दर्द का बयां करता है। जितने हमारे कश्मीरी पंडित हैं वो उस दिन को याद करके रोते हैं। उस पीड़ा को मैं भली बातें समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूं। पीड़ा तो हमें भी है यार, हमने भी छोड़ करके अपना सब कुछ आया आसाम से। हाँ, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आपने दर्द झेला है। तो शिकवा शिकायत आपको सरकार से होनी चाहिए ना, कि आपको क्या किया सरकार ने, अभी तक की सरकार ने। ये शिकवा शिकायत उनसे होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सारा किया धारा राजनेताओं का ही है। इतिहास की पहलू टटोलिएगा। 1 फरवरी 1986 की लगभग की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्वर्गीय राजीव गांधी साहब ने अयोध्या का मंदिर का ताला खुलवाया था, और उसी का देखिए क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का एक पुरानी मंदिर थी, वहां के मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद साहब एक पुरानी मंदिर को गिरा करके और मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। और वहां से कश्मीरी हिंदू में और कश्मीरी मुसलमानों में आपसी टकराहट हुई कि टकराहट का स्तर कुछ इस हद तक पहुंचा कि मार्च के फर्स्ट वीक में वहां के कश्मीरी मुसलमान का एक आतंकवादी, उसे कहे हजमुल मुजाहिदीन के तरफ से हिंदुओं के लिए एक फतवा जारी किया गया कि कश्मीर छोड़कर भाग जाए। और नतीजा हुआ कि एक दिन पूरे कश्मीर की बत्ती गुम हो गई, अत्याचार हुए। और अत्याचार का आलम यह पड़ा कि रातों रात हमारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ करके भागना पड़ा। अत्याचार हुए हमारे माता बहनों के साथ। पीड़ा तो हमें भी है ना यार, मगर इसका मूल दोषी कौन है? वीपी सिंह साहब की सरकार थी, और आज के सरकार के मदद से वो सरकार चल रही थी। क्या हो रहा था, कैसे हो गया ये सब? ये बात और है कि बाद में कश्मीर की सरकार बर्खास्त की गई, जगमोहन साहब को वापस बुला लिया गया। मगर दोषी है कौन? किसको दोषी दिया जाएगा? कुछ भी होता है बिहार में तो हम नीतीश साहब को बोलते हैं, यूपी में कुछ भी होता है तो जोगी साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं, वहां कुछ हुआ तो किसके ऊपर उंगली उठाएंगे? राष्ट्रपति शासन बाद में लागू किया गया, वीपी सिंह साहब को ही।
या उसे भी दोषी ठहराया जाए जो उनके साथ था सरकार में। मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा वर्ग के ऊपर राजनीतिक भूत कुछ इस कदर सवार है ना कि सही में एक फिल्म हमने देखा था, जिगर फिल्म, उसमें परवेश रावल साहब बोल रहे हैं कि यूपी और बिहार में तो लौंडे पैदा होते ही राजनीति सीख जाते हैं। मगर मित्र, हाँ, राजनीति करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आप राजनीति करो या ना करो, मगर राजनीतिक ज्ञान तो रखनी चाहिए, वरना आपसे और हमसे कम पढ़े लिखे लोग इस देश पर शासन करेंगे। किंतु राजनीति का गलत फायदे नहीं उठानी चाहिए। और आप जुआ हो, आपको राष्ट्र हित के बारे में सोचनी चाहिए। इस तरह से आग लगाने वालों के साथ आप भाग जाओगे। मेरे नौजवान भाइयों, आपको नहीं लग रहा कि बहुत से ऐसे काम है इस देश में? बेरोजगारी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था पे हमें चर्चा करनी चाहिए, देश की सद्भाव और प्रेम पे हमें चर्चा करनी चाहिए। बहुत से विषय है, एक राजनीति विषय ही नहीं है जिसके पीछे आंख बंद करके हम दौड़े जा रहे हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया, मारो पीटो, आग लगाओ, प्रदर्शन करो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि हमारे देश के जुआ का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है? और से भी काम है। मान लो, चलो आप ही की बात मानते हैं, मान लो कि भारत का सारे नागरिक कश्मीर फाइल देख लें, जैसे कि सरकार की यह मंशा है, सेंसर बोर्ड की यह मंशा है, डायरेक्टर की यह मंशा है, अभिनेता की यह मंशा है, तो इससे हमें लाभ क्या होगा, यह हमें बता दीजिए। लाभ दो ही तीन हो सकते हैं, या तो हम कट्टर हो जाएंगे, तो आप हम भी कट्टर बनना चाहते हैं, आप मुझे कट्टर बना दो। मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कट्टर होकर हम क्या करेंगे? सारे मुसलमान को यहां से भगा देंगे? यूएनओ को रहते यह संभव है? या सारे मुसलमान को हम हिंदू बना देंगे? है संभव? और हिंदू बनाएंगे भी तो किस कैटेगरी में रखेंगे? सवर्ण तो हम लोग उसे बनने नहीं देंगे। और मेरे देश के मुसलमानों, आप लोगों से भी निवेदन है, आने वाला समय इतना खतरनाक और भयानक होने जा रहा है ना, 2024 में मोदी साहब का सरकार बनना तय है, फिक्स, बनेगा ही बनेगा। और धीरे धीरे हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि पुराने भीति गिरेला तो नया भीति उठेला। मोदी साहब का भी एक दिन जाएगा और 2029 आते आते जोगी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब आपका क्या होगा, मैं ये सोच के डर रहा हूं। भारत के समस्त मुसलमानों से मेरा निवेदन है, करवर्थ प्रार्थना है, आप लोग धर्म परिवर्तन कर ही लो धर्म परिवर्तन। और मेरी बात सुनो आप, इससे फायदे होंगे आपको। आप जब धर्म परिवर्तन करोगे तो निश्चित आपको ये सब सबर नहीं बनने देंगे, तब आप दलित बनोगे। और दलित बनोगे तो उन दलितों को जिन पर वर्षों से अत्याचार हो रहा है, उनका सहारा तो आप कम से कम बनोगे ना। जिनके ऊपर हमारे पूर्वज वर्षों से उनका शोषण कर रहे हैं, उन दलितों का, तो कम से कम आप भी दलित हो जाओगे तो उनका सहारा तो आप बनोगे। फिर दो ही बात रह जाएंगी, पक्ष और विपक्ष, यही आप रह जाएंगे। यहां पर सवर्ण और दलित दो ही रह जाएंगे। फिर प्रेम व्यवहार बना रहेगा, क्योंकि सवर्ण तो कहता है कि दलित हमारे हिंदू भाई हैं। ये बात अलग है कि दलित भाई मानते नहीं, क्योंकि अब जाग चुके हैं, वो सब भीमराव अम्बेडकर उनके घर में पैदा हो चुके हैं। तो आप कर ही लो धर्म परिवर्तन। आने वाला समय बहुत भयानक होने जा रहा है। इस तरह से फिल्म बनती रही ना, 2-4 और फिल्में बनी, और आज के युवा वर्ग को जिस तरह से आप, मेरे प्यारे देशवासियों, ये देश में आग लगाना बंद करो यार। क्या हासिल होगा हमें बता दो आप। राजनीतिक पार्टियों को फायदा के सिवा दूसरा कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। ये अभी लालू जी जेल जा रहा, माफ करिएगा, मुझे लालू जी से कुछ भी लेना देना नहीं है, किंतु लालू जी जेल जाने से पहले अभी एक स्टेटमेंट देखे गया उन्होंने कि भारत गृह युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है, और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो फिर हम चीन और अमेरिका और रूस के जापान के टक्कर में कैसे बैठ पाएंगे। सोचा आपने इससे क्या हासिल होगा? बस इतना ही हासिल हो सकता है कि आपके फेवरेट का, आपका मनपसंद सरकार रहेगी इस देश में, इसके सिवा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज ये हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, ये बहकना बंद कीजिए। हाँ, अगर आप राजनेता हैं तो स्वागत है, आप करिए, बिना किए तो भारत में ये होने ही नहीं चाहता। आप अगर राज जात पात नहीं करोगे, आप किसी भी दल का हो, नहीं करोगे, आपकी राजनीति नहीं चमकने वाली है। करो आप, मगर पहले राष्ट्र, प्लीज पहले राष्ट्रहित की बात करो यार। हम सभी मिलकर रहें, देश को उत्थान में आगे बढ़े हम सब,
हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक हो जाएं। और अंतिम पहलू है, छठा अंतिम पहलू, इस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों में मुझे भी रखिएगा साहब। मेरे मित्रों ने बताया, जितनी तारीफ की है, निस्संदेह अच्छी फिल्म रही होगी और मेरी शुभकामना है। मगर हम फिल्म को फिल्म की तरह देखते हैं, इसलिए पैसे लगा के तो हम देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि बाप रे फिल्म देखने गए पैसे लगा के, हो सकता मेरे अंदर जो सेकुलर का कीड़ा है वो मर जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर के सेकुलर के कीड़ा मरे। इस पर यहां चल जाना पसंद है, मगर राष्ट्र से समझौता करना नहीं। नो, मुझे भी विरोधियों में रखिएगा, और कहीं त्रुटि हुई हो तो भाई समझकर माफ करिएगा। ये सोच लीजिएगा कि बहका हुआ इंसान है। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, जय भारत माँ।